कि साइबर क्राइम आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें आपके मोबाइल फोन को हैक कर कर आपकी गाड़ी कमाई जो है वो साइबर ठग ले जाते हैं। कंबोडिया सबसे बड़ा हब बन चुका है आज की डेट में साइबर ठगी का। फायदा उठाते हैं आपके डर का, आपके लालच का। ये साइबर ठग जो है एजेंसी से आगे क्यों निकल जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। मुझे ऐसा लगता है दिमाग को पूरी तरह से वो कब्जा जमा लेते हैं एक तरह से। एक आदमी डराता है, दूसरा आदमी आता है, सुनिए हम आपकी मदद कर सकते हैं। बैंक की भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिम्मेदारी जवाबदेही तय करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की पेशकश क्राइम फाइल्स। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अनुज मिश्रा, जो क्राइम रिपोर्टिंग के जाने माने चेहरा हैं। करीब 2 दशकों से क्राइम रिपोर्टिंग कवर करते रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि 26/11 से लेकर ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम में आतंकी हमले से लेकर कई क्राइम की घटनाएं इन्होंने कवर किया है। अनुज जी, आपका स्वागत है क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में। अनुज जी, आखिर साइबर क्राइम क्या है? अपराधी किस तरीके से इसको अंजाम दे रहे हैं? जी देखिए, साइबर क्राइम अगर हम बात करें तो आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या, खास तौर पर आपके भी जानकार, हमारे भी जानकार और आसपास समाज में कई ऐसे लोग आपसे भी रूबरू हुए होंगे जिनके साथ कहीं ना कहीं साइबर क्राइम यानी साइबर अपराध हुआ होगा। अब साइबर अपराध के आजकल की अगर बात करें, जिस तरीके से डिजिटल पूरा हमारा समाज जो है, देश जो है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा काम कर रहा है। ऐसे में साइबर ठगों के लिए भी एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो भी इसको देखते हुए कहीं ना कहीं नए नए तरीके ईजाद करते हैं और उन नए तरीकों से लोगों को अपनी जालसाजी का शिकार बनाते हैं। डिजिटल अरेस्ट का नाम काफ़ी सुना होगा, सेक्सटॉर्शन का नाम काफ़ी सुना होगा, लोगों को पार्ट टाइम जॉब देने के नाम पर ठगी के बारे में आपने सुना होगा। इतना ही नहीं, लोगों से निवेश कराकर यानी उन्हें लालच देकर कि उनका पैसा जो है इतने समय में 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ऐसे कर कर साइबर फ्रॉड जो है, साइबर ठग जो हैं, लोगों को अपनी जालसाजी का शिकार बनाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि साइबर ठग फायदा क्या उठाते हैं? साइबर ठग फायदा उठाते हैं आपके डर का, आपके लालच का। यानी लालच और डर, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनका फायदा कहीं ना कहीं साइबर ठग उठाते हैं और आपके मानसिकता के साथ वो खेलते हैं। सपोज करिए, जाहिर तौर पर आज की डेट में हर कोई यूपीआई का इस्तेमाल करता है। हम आप भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। किसी का फोन आता है, फोन आने पर वो कहता है जी ऐसा है कि मैं आपको ना पार्ट टाइम जॉब का ऑफर दे रहा हूँ और मंथली सैलरी आपकी कितनी होगी? मंथली सैलरी आपकी अगर आप काम करेंगे तो 35,000 40,000 पार्ट टाइम आप समय अपने बिजी शेड्यूल से 1 घंटा आधा घंटा निकालेंगे और आपको 35-40,000 50,000 रुपया मिल जाएगा। एक तरह से लालच दे रहे हैं। एक तरीके से लालच दे रहे हैं। लोगों को क्या लगता है कि यार ये तो बड़ा अच्छा चीज है। लोग कहीं ना कहीं फिर उनसे बात करने लगते हैं। इसी का फायदा उठाते उठाते वो धीरे धीरे आपसे आपका डिटेल ले लेते हैं। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर वेद ये है कि आखिरकार साइबर ठग, क्योंकि हमारी एजेंसियां लगातार लोगों को जागरूक करते आ रही हैं, लगातार पुलिस की बात की जाए, एजेंसीज की बात की जाए, आज की डेट में हर स्टेट में साइबर को लेकर खास तौर पर थाने बनाए गए हैं, एक स्पेशलाइज्ड यूनिट बनाई गई है ताकि इन साइबर ठगों पर शिकंजा कसा जाए। लेकिन बावजूद इसके ये साइबर ठग जो हैं वो लोगों से, मतलब एजेंसी से आगे क्यों निकल जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। कई कदम आगे हैं। कई कदम आगे। दूसरा सवाल ये उठता है कि भाई इनके पास हमारा डेटा आता कहां से है? ये कैसे जानते हैं कि अनुज मिश्रा ने फला बैंक से इन्होंने एक हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है? वो हेल्थ इंश्योरेंस मैंने कब का पोर्ट करा दिया, लेकिन उसको लेकर मुझे मेरे पास कंटिन्यूअसली फोन आता है और मैं चूंकि इतने साल मुझे हो गए हैं तो मुझे ये पता है कि ये फोन जो है वो साइबर फ्रॉड का है, तो इसलिए मैं एंटरटेन नहीं करता। लेकिन अच्छा, उसमें ये भी कहते हैं कि नहीं नहीं आपको ना पता है इसमें आपको वो करना होगा, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका एचडीएफसी का ही बैंक है और आपका जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था पॉलिसी वो भी एचडीएफसी का है। अब आम आदमी हो तो उसे लगेगा यार मेरा बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। जामताड़ा का नाम सुना होगा आपने? झारखंड का बहुत ही जामताड़ा साइबर ठगी की जो शुरुआत, जो पाठशाला जिसको हम कहते हैं, जिस पर एजेंसियों ने काफी काम किया और
ये अच्छी बात है कि काफी हद तक जामताड़ा पे शिकंजा कसा। 10वीं पास, 12वीं पास, आपसे आपका जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे पैसे निकलवा लेते थे। कैसे निकलवा लेते थे जी? डर डर से। से। क्या आप केवाईसी अपडेट नहीं करेंगे तो आपका बैंक बंद हो जाएगा, बैंक का अकाउंट जो है आपका बंद हो जाएगा, आपका मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा, एटीएम ठीक है, कार्ड। एटीएम कार्ड आपका बंद हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड। लेकिन जामताड़ा वाले जो थे वो कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड, आपके बैंक अकाउंट और इसी टाइप की, मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है इस टाइप की चीजों पर वो साइबर ठगी करते थे। एजेंसियों का शिकंजा कसा, कई सारी गिरफ्तारियां हुई, वहां पर पुलिस की चौकसी बढ़ी, तो धीरे धीरे वो चीजें वहां पे शांत हुई। लेकिन अब उससे हटकर आप आगे बढ़िए, अब कहाँ पहुंचा? पश्चिम बंगाल, हाँ, ठीक है, झारखंड बंगाल के बॉर्डर पे। हाँ, मेवात, हाँ, ठीक है। मेवात भी। और ऐसे आज की डेट में आप ये कह सकते हैं ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां जो इससे अछूता है, क्योंकि इसकी जो जो एक्सपर्ट है उनका ये मानना है इसकी दो वजह है। एक तो ये लगता है कि ये इजी अर्निंग है, आसानी लोग से। आसानी से लोगों को अपने झांसे में लेकर पैसा कमाया जा सकता है। और ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों के डर का, लोगों के लालच का फायदा उठाते हैं और उनसे साइबर ठगी करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बड़ी बात यह है कि ये अब देश तक सीमित नहीं रहा, अब कंबोडिया, नेपाल, चाइना, कंबोडिया सबसे बड़ा हब बन चुका है आज की डेट में साइबर ठगी का। कंबोडिया में, और किससे वो कराते हैं? भारतीय। उन्हें क्या कहा जाता है जी, चलिए आपको विदेश में नौकरी मिलेगी। लोग क्या सोचते हैं, भाई विदेश में नौकरी मिलेगी, उसका फायदा उठा के उन्हें ले जाते हैं, उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है, कई लोगों को लालच दिया जाता है, लोग उनके झांसे में आते हैं और वहां से अभी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे कंबोडिया विदेश का कॉल जो होता है वो वहां से जो साइबर ठग होते हैं फोन करते हैं, लेकिन हमारे मोबाइल में जो नंबर आते हैं वो वो इंडिया। इंडियन होते हैं। हाँ, इंडियन के अलग वो, अलग राज्यों का हाँ, दिखाता है। वो कैसे होता है? क्योंकि ऑब्वियसली विदेश से फोन आएगा तो चलिए ठीक है जी, आपको लगेगा कि हाँ ये साइबर ठग हो सकते हैं या आप थोड़ा सजग हो जाएंगे। लेकिन अगर देश का नंबर है तो निश्चित तौर पर आप थोड़ा उनसे बात करने लगेंगे। इसके लिए ये सिम बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये सिम बॉक्स कहाँ सेटअप किया जाता है? सिम बॉक्स सेटअप किया जाता है भारत में, अलग अलग राज्यों में। इन सिम बॉक्स के जरिए कॉल रूट होता है। जैसे ही कॉल रूट होगा, और प्लेटफॉर्म कौन सा इस्तेमाल करते हैं? 2G प्लेटफॉर्म। और लगातार IMEI नंबर जो है वो भी लगातार इनका चेंज होता रहता है, ताकि ट्रेसिंग ना कर पाए, जो एजेंसी है वो उन्हें ट्रेस ना कर जाए, लोकेशन लगातार बदलता रहे। ऐसे कर कर ये कहीं ना कहीं न सिर्फ एजेंसी से बचने का काम करते हैं, बल्कि लोगों को अपने झांसे में लेना शुरू कर देते हैं। अभी दिल्ली वाला जो केस हुआ था, बुजुर्ग दंपत्ति के साथ 14 करोड़ 85 लाख रुपए की ठगी हो गई थी, उसमें कुछ लोग पकड़े गए हैं। तो गुजरात से लेकर कई तक गिरफ्तारियां हुई हैं। उसमें भी सामने आया कि ये नेपाल और कंबोडिया से ऑपरेट कर रहे थे कुछ लोग, और उसमें हजारों खातों में ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये पूरा नेटवर्क है या कई लोगों को शेयर देते हैं, ये कुछ लोगों को लालच देके उनका बैंक अकाउंट किराए पे लेते हैं, क्या है पूरा ये सिस्टम? जी देखिए, जहां तक साउथ दिल्ली वाली इंसिडेंट की बात किया जाए, बुजुर्ग दंपति जो पढ़े लिखे बाहर से आज विदेश हाँ, NRI थे, NRI थे, उनके साथ जिस तरीके से ठगी हुई, निश्चित तौर पर ये लोगों के लिए एक तरीके से एक बड़ा मैसेज है, बड़ा बड़ा अलार्म है कि कैसे पढ़े लिखे लोगों को भी ये अपने झांसे में ले लेते हैं। और उसके प्रति भी वहां भी अगर वजह आप देखें तो वजह क्या था? डर। 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 अब होता क्या है, जैसा आपने कहा कि क्या ये नेटवर्क है, डिजिटल अरेस्ट के जो मामले हैं जी, डिजिटल अरेस्ट के मैक्सिमम मामले जो हैं वो कहीं ना कहीं विदेश से ऑपरेट होते हैं, यानी कंबोडिया नेटवर्क, ठीक है। हालांकि कुछ ऐसे मामले सामने आए जिसमें देश से भी इन्वॉल्वमेंट लोगों की रही है। जो 8 अरेस्टिंग रही है वो देश के अलग अलग राज्यों में रही, जिसमें वाराणसी से भी रही, मतलब यूपी से भी रहा और दूसरे राज्यों से भी रहा। और अभी इस पूरे नेटवर्क को खंगालने की कवायद जो है एजेंसी द्वारा की जा रही है। लेकिन इसमें भी आप अगर देखिए, आपके पास भी कई बार फोन आते होंगे, मेरे पास भी कई बार जी, फोन आते हैं। मेरे पास तो एक बार ऐसा हुआ कि साइबर, जो दिल्ली पुलिस का साइबर का सबसे बड़ा यूनिट है IFSO, उसके एक अधिकारी मेरे बगल में बैठे थे और हम इसी पे बात कर रहे थे। उसी दौरान मेरे पास एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन तुरंत कि मैं ट्राई से बोल रहा हूँ और आपका नंबर जो है थोड़ी देर में
बंद हो बंद जाएगा। हो जाएगा। मैंने कहा सर देखिए फ्रॉड, तो उन्होंने लिया, वो बात करना शुरू किए। जी जी वैसे ही उनको समझ में आ गया कि भाई ये तो एक्सपर्ट आदमी है, उन्होंने तुरंत फोन काट दिया। काट दिया। तो अब क्या करोगे, आपको भी लगेगा यार मेरे पास फोन है, मेरा फोन नंबर बंद हो जाएगा। और वो डराते कैसे हैं कि आपका आधार कार्ड जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हुआ, हाँ, या कोई जो आपके बैंक से संदिग्ध लेन देन आपका रहा है, या आपकी गतिविधियों में। हाँ कोई ऐसा पैकेज है जो भेजा गया है, उसमें आपका आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया है, आपके नंबर का इस्तेमाल किया गया है। और कई ऐसे बहाने होते हैं जिससे वो लोगों को अपने झांसे में लेते हैं, और कहीं ना कहीं लोग जो है उनके झांसे में धीरे धीरे फंसते चले जाते हैं। उसके बाद डर दिखाना, तुरंत आपको वो ऐसा कर देंगे कि आपको लगेगा कि अगर मैं कुछ और किया तो सही में मैं इनके शिकंजे में फंस जाऊंगा। अच्छा, बताते क्या है कि जो पैसा आप दे रहे हो वो पैसा आपको एज इट इज मिलेगा, क्योंकि इस अकाउंट पे संदेह हमें इन सब अकाउंट से, इसलिए हम सरकार के खाते में पैसा ले रहे हैं, उसे आपको एज इट इज वापस भी कर दिया जाएगा। हम आपकी मदद कर रहे हैं। अरे भाई हमारी आप क्यों मदद कर रहे हो? सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी एजेंसी, कोई भी, इनफैक्ट एजेंसी छोड़िए, पुलिस भी अगर आपको बुलाती है तो कोई ना कोई सम्मन इशू करती है। बिल्कुल। और ये सम्मन क्या होता है? फिजिकल सम्मन होता है। आपके घर पे आके, घर पे आके। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अगर मान लीजिए आपको व्हाट्सएप पे भी सम्मन भेजा जाता है तो आपको थाने बुलाया जाएगा जी। ऐसा नहीं कि आपको फोन पे डिजिटल वीडियो कॉल के जरिए, कोई डिजिटल अरेस्ट नाम की चीजें होती नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें जागरूकता थोड़ी कमी रही। हालांकि लगातार इसकी कवायद की जा रही है, कोशिशें ये की जा रही है। अरे डिजिटल अरेस्ट के जरिए न जाने कितने करोड़ रुपए लोगों के साथ ठगी की गई। करीब 3,000 करोड़ के आसपास का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है कि साइबर फ्रॉड के जरिए इतने अमाउंट की ठगी की गई। डिजिटल अरेस्ट में हमने देखा ज्यादातर लोग जो अपनी गाढ़ी कमाई होती है, करोड़ों करोड़ों रुपया जो है वो दे देते हैं, गवा दे रहे हैं डर की वजह से। अब डिजिटल अरेस्ट पे हम आएंगे, थोड़ा हम और पीछे चलते हैं। हमने जामताड़ा से चीजों को शुरुआत किया। हमने कहा कि साइबर ठग धीरे धीरे ट्रेंड होते गए, धीरे धीरे नए हथकंडे अपनाते रहे। अब मैं कुछ केसेस ऐसे बताऊंगा जो निश्चित तौर पर जो हमारे दर्शक हैं उनसे भी, उनके आसपास भी लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई होंगी। जैसे अक्सर क्या होता है कि आपका ना सोशल मीडिया पर मैसेज आता है, और वो मैसेज किसका होता है? कोई आपका नोन आदमी होता है। हाँ। वो कहता है जी मेरे साथ ना इमरजेंसी आ गई है, 15,000 रुपया ट्रांसफर कर दो। और एक साथ वो कई लोगों के पास जाता है। कई लोग ट्रांसफर भी कर देते हैं तुरंत। एक हमारे मित्र थे, उनसे छोटा अमाउंट बोला गया, उन्होंने भी ट्रांसफर कर दिया। भाई अगर किसी को मदद की जरूरत है तो वो आपको फोन करेगा। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि भाई वो सोशल मीडिया अकाउंट उनके पास हमारा कैसे आ गया? या ऑब्वियसली अगर किसी आपके दोस्त के सोशल मीडिया अकाउंट से कोई मैसेज आएगा तो आपको तो यही लगेगा ना कि वो मेरा दोस्त है, मुझे नहीं पता चलेगा कि उन्होंने हैक किया हुआ है। हैकिंग जो है एक बड़ी समस्या है, न सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे केस भी देश में सामने आए हैं जिसमें आपके मोबाइल फोन को हैक कर आपकी गाढ़ी कमाई जो है वो साइबर ठग ले जाते हैं। एक चीज यहां पे मैं बताऊंगा, होता क्या है, अमूमन हम सभी ना सोशल मीडिया पे या फोन को ज्यादा आज की डेट में हम डिपेंडेंट हो गए हैं, और इसीलिए हम लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आते हैं उनको फॉरवर्ड कर देते हैं, देखते हैं। मैसेज जो आ रहे हैं उसको देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर उसमें कोई लिंक है तो उसे ओपन करने से पहले 100 बार सोचिए। दूसरी चीज क्या है कि कई बार क्या होता है कि मेल आता है, ये मेल क्या होता है? फिशिंग मेल होता है। इस मेल के जरिए जो साइबर ठग होते हैं, आपने मेल ओपन किया, उसमें कोई लिंक है, लिंक को आपने ओपन किया, साइबर ठग क्या करेंगे? वो आपका पूरा डेटा तुरंत चुरा लेंगे, और उस डेटा से वो फिर आपके अकाउंट, आपके पैसे, या आप यूं कहें कि सोशल मीडिया के जरिए तमाम तरीके से कहीं ना कहीं ठगना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि आप पे जब भी कोई मैसेज आए, जब भी कोई सोशल मीडिया पर ये कोई मैसेज आए, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आए, या नॉर्मल कोई मैसेज आए और मेल आए, तो उसे ओपन करने से पहले जरूर सोचिए।
एक यहाँ पर मैं कहानी बताऊंगा जो कि काफी इंटरेस्टिंग कहानी है और मुझे लगता है ये यूनिक कहानी भी है, और ये मेरे घर में हुआ है। जी जी जी। मेरे चाचा हैं, भाई बुजुर्ग हो गए ऑब्वियसली, उनके अकाउंट में 45 लाख रुपए पड़े थे। अब अमूमन लोग कहते हैं जी ऐसा है कि कोई मैसेज उससे आए तो उसको तो ना खोलना मत, खोलना नहीं है, उसको ना हाँ। देखना मत, ठीक है ना भाई, वो भी डरे हुए थे। अब क्या हुआ कि वो बीमार चल रहे थे, बीमार जब चल रहे थे उसी दौरान उनके पास कुछ मैसेज आए, उन्होंने डर के वो मैसेज खोला ही नहीं। 2 महीने में साइबर ठग जो है वो 45 लाख रुपया उड़ा ले गए। अब यहाँ सरप्राइजिंग क्या है वे ना कोई समझिएगा, मैसेज आया, ना कोई एक दो मैसेज आए तो उसे उन्होंने ओपन नहीं किया। ओपन नहीं किया। हाँ, यहाँ पे दो बातें हैं। ये पहला मैसेज जब आया तो वो बैंक पहुंचे और बैंक जाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मुझे ना मैसेज आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा किसी को ओटीपी तो शेयर नहीं किया है? उन्होंने कहा नहीं जी ओटीपी नहीं शेयर किया है। कहे तब निश्चिंत हो जाइए, ओटीपी मत शेयर करिएगा। उन्होंने कहा ठीक है जी, वो चले आए। उसके बाद वो मैसेज आया तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। अब देखो उनको डर इतना था कि वो मैसेज को भी नहीं वो खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, हाँ ओपन कर रहे हैं। अब धीरे धीरे करके 90,000, 1,00,000, 90,000, 1,00,000 करते 1 से 2 महीने में पूरे पैसे 45 लाख रुपया साइबर ठग उड़ा ले गए। और कैसे उड़ा ले गए, अब यहाँ पे समझिएगा। यूपीआई, हाँ यूपीआई उस बैंक का जिस बैंक से उनका यूपीआई एक्टिव नहीं था। ओके, यानी साइबर ठगों ने पहले अकाउंट को क्या किया, एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद उससे पैसे निकालना शुरू कर दिया। अब पुलिस के पास जैसे इनको 3 महीने बाद ये इनको पता चला, ये गए तो मामला दर्ज हुआ। अब पुलिस के साथ मजबूरी क्या है कि पुलिस क्या करती है, जब भी ऐसे मामले आते हैं तो वो ये देखती है कि ट्रांसफर किन किन अकाउंट में हुआ है। ट्रांसफर ज्यादातर साइबर ठग जो क्या करते हैं, म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये म्यूल अकाउंट क्या होता है, किराए का अकाउंट। किराए का अकाउंट किसका भैया, किसी रिक्शे वाले का हो गया भाई का, किसी मजदूर का हो गया भाई का। उनको थोड़ा लालच दिया, उन्होंने अपने अकाउंट जो है किराए पे दे दिए। कई बार धोखे में भी अकाउंट ले लिया जाता है। उनको भी शायद पता नहीं होता होगा कि अकाउंट हम किस पर्पस से दे रहे हैं, पैसे छोटे से अमाउंट मिल रहा है उनको। और कई बार धोखे से भी ले लिया जाता है। उन अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। अब पुलिस के पास ढेर सारे म्यूल अकाउंट का तो पता चल गया। अब लेकिन उन म्यूल अकाउंट को, अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा दर्शकों से कि जब भी कभी आपके पास साइबर ठगी हो तो आप तुरंत जो है पुलिस को और बैंक को इन्फॉर्म करें। अगर आपकी गलती नहीं है, मतलब आप ने अपना ओटीपी शेयर नहीं किया है या आपने कोई लिंक जो है वो क्लिक नहीं किया है, तो उस पैसे की जवाबदेही बैंक की होगी। वो पैसा बैंक आपको वापस करेगा। इसका भी मैं एग्जांपल बताऊंगा। लेकिन अगर आपकी गलती है तो ऑब्वियसली वो इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस केस में भी अब पुलिस जो है सस्पेक्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस को जो लिंक्स भी मिल रहे हैं वो, मैं जिन राज्यों की बात कर रहा हूं उन राज्यों तक लिंक जा रहे हैं। लेकिन यहां भी संदेह इस बात का हो रहा है कि जिस तरीके से यूपीआई एक्टिव किया गया बिना हमारी मर्जी के, बिना हमने उसको कोई परमिशन जानकारी के, उससे ये लगता है कि हो सकता है इस लिंक के तार भी विदेशों तक जुड़े। बट अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब मैं आता हूं उस मुद्दे पे कि अगर आपकी गलती नहीं है तो एक छोटा सा जो दिल्ली वाले केस में देखने को मिला है, जो बुजुर्ग दंपत्ति वाले, उसमें सामने हजारों अकाउंट में छोटा छोटा अमाउंट ट्रांसफर किया गया है और करीब 15 दिनों तक इनको बंधक एक तरह से डिजिटल अरेस्ट करके रखा हुआ था। बिल्कुल, डिजिटल अरेस्ट जो साउथ दिल्ली वाला मामला था, या इससे पहले भी हम साउथ दिल्ली के एक मामले को मैंने 7 करोड़ या 8 करोड़ के करीब, हाँ उसको भी मैंने कवर किया था। एक बुजुर्ग महिला थी, उनसे मेरी काफी देर तक बात होने लगी। निश्चित तौर पर जिसका इतना बड़ा पैसा चला जाए उसके साथ क्या बीतेगी, पूरे जीवन भर की कमाई जो थी, तो वो काफी उदास थी, काफी पढ़ी लिखी और वेल एजुकेटेड महिला थी। हाँ, ये इस वाले केस में भी हमने देखा काफी उदास थी, बल्कि आंखों से आंसू भी निकलने लगे थे, क्योंकि ऑब्वियसली इतना पैसा चला जाना एक साथ। इसमें बेसिकली जो हुआ, अब देखिए साइबर ठग कैसे, डिजिटल अरेस्ट पर ही हम चलिए आते हैं। डिजिटल अरेस्ट में साइबर ठग कैसे आपके दिमाग को कैप्चर करते हैं, कैसे शरीर कोई नहीं, एक कमरे के अंदर, या मुझे ऐसा लगता है दिमाग को पूरी तरह से वो कब्जा जमा लेते हैं एक तरह से आपके पूरे दिमाग पे। और बिल्कुल, और वो क्यों
आप जैसे ही इनके झांसे में आए, उधर से क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं, ठीक है, हाँ। कि जी ये डॉक्यूमेंट सीबीआई का है, ये ईडी का है। और कई बार ऐसा होता है कई केसों में कि नकली वर्दीधारी, वो बैठे होते हैं, वो हाँ, पुलिस थाना और सेटअप। आपको ये लगेगा कि अरे यार ये तो सही बात है, ठीक है ना, वो सामने जो बैठा हुआ है आदमी वो तो पुलिस का बड़ा अधिकारी है। हाँ। अब वो क्या कहते हैं कि देखिए आपका नाम, पहले डराते हैं, आपका नाम आ गया, अभी एक्शन होगा, आपके एक्शन होगा, आपके बच्चों पर एक्शन होगा, आपका सारी चीजें जो है जब्त कर ली जाएंगी। फिर उसमें से एक आदमी डराता है, हाँ। दूसरा आदमी आता है, वो कहता है कि वो सुनिए हम आपकी मदद कर सकते हैं, आप जैसा हम कह रहे हैं, सर जैसा कह रहे हैं वैसा वैसा आप करते चले जाइए तो आपकी मदद हो जाएगी। अब आदमी सोचता है कि भाई एक निश्चित तौर पे अगर कोई मेरा मदद कर रहा है तो क्यों ना हम मदद ले लें। भैया यही सोचने की जरूरत है, वो कौन सा आपका हितैषी है, वो कोई आपका रिश्तेदार भाई, है, कोई क्या है, क्यों आपकी मदद करना मतलब वो चाह रहा है, पूरी तरह से अननोन पर्सन है वो। पूरी तरीके से अननोन पर्सन है, वो क्यों आपकी मदद करना चाह रहा है। आप सवाल पूछो, भैया अच्छा ये बताओ कि हमारा आधार कार्ड आया, ठीक है ना, हमारा आधार कार्ड जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, पहले तो वो पेपर दिखाओ, ठीक, ठीक है सही। ना, हाँ। वैसा कोई पेपर। कई बार क्या करते हैं साइबर ठग, यहां समझिएगा, डिजिटल अरेस्ट केस में वो आपसे ही ना कुछ नंबर बताते हैं, कुछ डेटा इनके पास होता है। सबसे बड़ी चीज, अभी डेटा पे हम लास्ट में आएंगे, क्योंकि हाँ। सबसे बड़ी चीज ये है कि डेटा, हमारा डेटा जो है वो कैसे इन साइबर ये ठगों पूरा पर, खेल जो है डेटा से ही खेला जा रहा डेटा जो सबसे बड़ी चीज है। तो अब कई बार उनके पास ना कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डेटा आपका उनके पास होता है, उस डेटा को वो दिखाते हैं, आपको लगता है कि यार ये बात तो सही कह रहा है, धीरे धीरे करके वो आपसे ही है। आपकी और सारी इंफॉर्मेशन जो है निकलवा लेते वो हैं। निकलवा लेते हैं, और फिर वो आप पर दबाव बनाना शुरू करते हैं। दबाव ऐसा कि अगर आप बाहर गए, अगर आपने किसी किसी से को बताया। कांटेक्ट किया, इतना ही नहीं, साउथ दिल्ली वाले केस में आप सोचिए कि इतना ज्यादा बुजुर्ग दंपत्ति को डरा दिया गया 15 है। दिनों तक, 15 हाँ, 15 कि दिनों वो तक। जब बैंक में जाते हैं और बैंक में जब ट्रांसफर करने की बात अमाउंट को करते हैं, तो बैंक जो एम्प्लॉय होते हैं वो पूछते हैं कि कोई इमरजेंसी, कोई ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन उनको ये बता दिया जाता है पहले कि देखिए आप बैंक जाएंगे तो बैंक एम्प्लॉय पूछेंगे, उनके झांसे में मत आना, उनको कुछ मत बताना। हाँ। और ऐसा ही कहीं ना कहीं डिजिटल अरेस्ट के केस में होता है कि बैंक एम्प्लॉय अगर पूछते भी हैं तो इंसान जो होता है, जो इनके ठगी का शिकार रहता है, वो इतना डर जाता है कि उनको भी नहीं बताता। चलिए वहां भी बात अलग है, अपने परिवार के लोगों से नहीं जिक्र हाँ, करता, बच्चों से, भाई से, किसी से भी नहीं। किसी से भी नहीं, कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे वेद ये है कि डिजिटल अरेस्ट के केस में आप देखेंगे तो ज्यादातर विक्टिम्स कौन है, विक्टिम वो लोग हैं जो बुजुर्ग हैं या तो जो अकेले रह रहे हैं, बुजुर्ग हैं, अकेले रह जो रहे हैं। अकेले हैं, उन्हीं का फायदा उठाते ताकि वो किसी से कांटेक्ट ना कर सके। दिल्ली वाले केस में जो इसके पहले हुआ था महिला के साथ, वो बिल्कुल अकेले रहती थी, ये लोग भी अकेले ही रहते थे। बिल्कुल, दिल्ली की केस की बात की जाए, गुड़गांव की हाँ, केस गुड़गांव वाली की, केस। हाँ, हाँ। केस की बात की जाए, हाँ। इनफैक्ट यूपी की केस की बात की जाए या नोएडा की केस की बात की जाए, ज्यादातर मामलों में आप देखेंगे कि लोग जो होंगे वो कहीं ना कहीं अकेले रहते होंगे, या उनके मतलब आसपास कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जिनसे वो रोजाना मिलते बातचीत जुलते। करते हाँ, हो, डेली कांटेक्ट हो। इसी का ये साइबर ठग जो लेकिन है, ये भी तो पता लगाना, ये कैसे पता लगाते हैं, ये तो कुछ तो इनके पास होगा, मतलब डेटा के साथ साथ इनके पास या ऐसे लोग होंगे जो बताते होंगे, जो कुछ तो बताते होंगे कि ये नहीं अकेले रह रहे देखिए हैं, ऐसा मैंने कुछ। आपसे यही बोला ना हाँ। कि कई सारी डेटा इनके पास होता है, हाँ। ठीक है ना, जैसे ऑब्वियसली आपका नंबर है, आपका अगर कोई इंफॉर्मेशन, तो आपकी एज, आपका के बारे में उनको पता चल जाएगा। अब उन्होंने फोन करना शुरू किया, ठीक है ना, फोन करना शुरू किया, अब धीरे धीरे क्या होता है कि आप अपनी चीजें खुद ही बता देते हो ना, हाँ। इस तरीके से वो अपने झांसे में लेते हैं कि आप अपनी बातें उनको खुद ही बता देते हो। जब वो पूछते हैं आपसे घर में कौन कौन है, अच्छा अब सुनिए ये लोग हैं, तीसरा कोई अभी नहीं आएगा, अगर आएगा तो उसे कुछ अभी मना बताना कर नहीं। दीजिएगा। मतलब वो खुद इस तरीके से माहौल क्रिएट कर देते हैं जिससे कहीं ना कहीं आप जो है बाहरी संपर्क से दूर हो जाते हैं। जब आप बाहरी संपर्क से दूर हो जाते हैं उसके मतलब आप बाद वही इनका, करते हैं जो वो फोन पे कहते हैं, या फर्जी, बिल्कुल हाँ, फर्जी फोन कॉल पे जो भी कहते हैं, आप वही करने लगते हैं, आप करने लगते हो, आप उनके इशारों पे एक तरीके से कहा जा नाचने सकता लगते है, हैं। जो वो कह रहे हैं आप वो लगातार करते जाते हो, अपनी पूरी अकाउंट, पूरा पैसा जो है वो आप उनको ट्रांसफर कर देते हो। डिजिटल अरेस्ट का एक इसी टाइप का एक केस और भी है, जैसे एक तो हो गया कि आपको
24 घंटा, हाँ 10 घंटा, 15 घंटा या 10 दिन, 12 दिन तक आपको डिजिटली अरेस्ट किया वीडियो कॉल पर, और उसके बाद आपसे पैसा ले गया। एक नया ट्रेंड है जो कि जानना जरूरी है लोगों को। जी जी बिल्कुल। ये नया ट्रेंड क्या है? अचानक आपके पास फोन आएगा, ठीक है ना, फोन आएगा और एक आदमी जो है या लड़का जो है रोता हुआ होगा, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। उधर से, अरे चुप रहो, हाँ, अरे ये बोल रहे हो, तुम्हारा बेटा जो है, बेटा है। तुम्हारा बेटा जो है वो यहाँ पे अभी पकड़ा गया है, तुम कहाँ हो? तो भाई बताएगा। अब वो लगेगा, पहले तो डराएगा, तो आपको ये लगेगा कि हो सकता है वाकई में वो फंस गया हो। उस समय आप कुछ सोच भी नहीं पाते हैं। कुछ सोच नहीं पाएंगे, और कई बार क्या करते हैं कि लो बात करो, हम्म। बात जब कराते हैं तो रोते हुए अंदाज में वो बात करना आवाज शुरू, भी आप पहचान नहीं पाएंगे। नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि रोते हुए अंदाज में रहा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अब क्या होता है कि आप उनके झांसे में आ जाओगे, आप उनके झांसे में आ जाओगे, आपसे वो जो कहेंगे पैसा ट्रांसफर करो, अच्छा ठीक है मैं वो करता हूँ। भाई क्यों तुम मेरी मदद करते हो? अच्छा मदद करना है जी, चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ। कौन से थाने में हो जी? हाँ। मैं आ रहा हूँ। लेकिन लोग कई बार डर जाते हैं और वो सवाल नहीं पूछते। मेरा ये कहना है, जो भी लोग हमें देख रहे हैं, जब भी इस तरीके की कॉल आए, जब भी इस तरीके से आपको डराने की कोई कोशिश करे, जब भी आपको कोई लुभावने ऑफर दे, तो उनसे सवाल पूछिए। अगर आप सवाल पूछेंगे, डरना नहीं है। हाँ, आप उनसे अगर आप सवाल पूछेंगे तो कभी भी आप इनके झांसों में नहीं फंसेंगे। लेकिन अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो निश्चित तौर पर इनके झांसे में जो है आप धीरे धीरे कर कर फंसते जाएंगे। और साइबर ठग जो है इसी चीज का, ऐसे ही टारगेट को चुनते हैं। तलाशते हैं जो कि इनके झांसे में फंसता जाए, और धीरे धीरे कर कर उससे भी ये सारी चीजें, सेक्सटॉर्शन के मामले आपको याद होंगे। और वीडियो कॉल आते हैं, जैसे मैं बैठा हुआ ऑफिस में, वीडियो कॉल आया, मुझे क्या पता वीडियो कॉल आ रहा है, बिल्कुल वीडियो और कॉल, मैंने रिसीव किया, तब तक उधर से आपत्तिजनक हालत में कोई महिला या बिल्कुल बिल्कुल दिखाई देती है, और हमने कट कर दिया, पता चला कि 20-30 सेकंड या कुछ है, और वो रिकॉर्ड हो जाता है। हाँ। बाद में वो वीडियो हमारे पास भेजने लगते हैं कि हम इसको वायरल कर देंगे, आपकी फर्जी तस्वीरें लगा दी जाती हैं। ऐसे मामले बहुत ज्यादा बढ़े हैं। हाँ, और उसमें भी आप देखिए उनका टारगेट पे कौन फंसता है, जो युवा हो, हाँ बुजुर्ग हो, हाँ। ठीक है ना, ऐसे लोगों को वो इस तरीके से क्योंकि वो ज्यादा डर जाते हैं। भाई ये युवा है हाँ। तो ऑब्वियसली उसको ये लगेगा मेरे फ्यूचर की बात है, परिवार है, मेरा समाज है। करियर की बात है। हाँ। बुजुर्ग है, अरे ये इज्जत क्या है, इज्जत है इज्जत तो। की बात। एक मेरे मित्र थे, मैं बैठा था साथ में, उनके पास अचानक फोन आता है, वीडियो कॉल आता है। वीडियो कॉल नहीं, पहले अच्छा। सोशल मीडिया पे बेसिकली हाय हेलो होता है, तो आदमी हाय हेलो कर देता है, ठीक ठीक। उसके बाद वीडियो कॉल आ जाता है, और इस तरीके की आपत्तिजनक चीजें शुरू हो जाती हैं। दूसरे दिन एल्विश केस था नोएडा में, मुझे आज भी याद है। हाँ वो जो हाँ सेक्टर हाँ 52-51 वाला। हाँ हाँ, तो उस केस में हम नोएडा सेक्टर 20 थाने में मौजूद थे। हाँ। अचानक वहां से वीडियो कॉल आता है, और वो वीडियो कॉल एक आदमी बैठा रहता है जो कि पुलिस की वर्दी में रहता है, और वो कहता है, अरे तुमने उस लड़की के साथ क्या किया, कंप्लेन आया है तुम्हारा। और तब तक उन्होंने कहा ये क्या है, मुझे फोन दे दिया, तो मैंने उसको सुनाना शुरू कर दिया। उसी वीडियो कॉल में मैंने तस्वीर जो है वो पुलिस स्टेशन की दिखा दी। वो फोन उसने कट कर दिया। मैं जब उसका जो डीपी होता है वो देखता हूँ, तो वो दिल्ली के एक ऐसे अधिकारी का डीपी लगा रखा था जो कि मेरे बहुत अच्छे नोन रहे हैं, और वो रिटायर हो चुके थे, उनका डीपी लगा रखा है वर्दी में। तो ऑब्वियसली लोगों को ये लगेगा कि यार ये तो पुलिस वाला ही है। जैसे उसमें कई बार हम देखते हैं, जैसे मेरे पास भी कई बार कॉल आ चुका है, हम देखते हैं उसमें महाराष्ट्र पुलिस हाँ। या दिल्ली पुलिस, मतलब किसी भी राज्य की पुलिस का वो लगा देते हैं, डीपी लगा देंगे, तो जो उनका लोगो होता है वो लगा देते हैं, जिससे आदमी देख के और थोड़ा सा भयभीत हो जाए। इसी का फायदा साइबर ठग जो है, कहीं मैंने पहले ही बोला कि डर और लाभ, ये आज की डेट में क्या है, लालच और डर। शेयर मार्केटिंग। लोग ज्यादातर सोचते हैं कि भाई हम निवेश करेंगे हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। अब साइबर ठग क्या करते हैं भाई, कि आपको लुभावने ऑफर देते हैं। ये डेटा को कैसे ये करते हैं, डेटा चुराते हैं या डार्क वेब के जरिए कैसे ये करते हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि आपकी जो सबसे बड़ी पूंजी है वो आपका डेटा है। हर इंसान को ये बात समझना चाहिए कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में डेटा से बड़ी चीज कुछ नहीं है। और अगर आपका डेटा चोरी हो गया, यानी आपकी सारी चीजें, आपके सारे इंफॉर्मेशन, आपके बैंक अकाउंट से लेकर हर एक चीज, पर्सनल डिटेल तक, वो उस शख्स के पास हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि डेटा इनको मिलता कैसे है।
पहला तो सबसे बड़ा माध्यम है, डार्क वेब पर डेटा सेल किया जाता है, बेचा जाता है। हाँ। तो ऑब्वियसली इससे भी साइबर ठग जो है डेटा लेते हैं। दूसरा क्या होता है, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अपना आधार कार्ड हो गया, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो हो गई, वो कोई वेबसाइट है, मान लीजिए आप कोई सामान परचेज कर रहे हो, ठीक है ना, कोई सामान परचेज कर रहे हो, कोई नई वेबसाइट है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको जानकारी नहीं है, उस वेबसाइट पे वो जो जो डिटेल मांगता जा रहा है, साहब आप सारा डिटेल देते जा रहे हो। क्या वो डिटेल जो आप दे रहे हो, आपको क्या पता है कि वो डिटेल आपका सेव सही हाथों में जा रहा है? कहाँ कहाँ यूज होगा उसका? बिल्कुल सही बात। दूसरा क्या होता है, कई बार हमने देखा है कि मिली भगत जैसे पीछे कई ऐसे केसेस थे जिसमें वो लोग जो कभी बैंक के एम्प्लॉय रहे थे, प्राइवेट बैंकों के या दूसरे एम्प्लॉय बैंकों के, वो जब उन्होंने बैंक छोड़ा तो वो डेटा जो है वो उनके पास था, वो डेटा का इस्तेमाल किया गया। जैसे मेरा एक कलीग था, अभी तो कहीं और काम करता है, पहले साथ में ही काम करता था, तो उसने कहीं से मोबाइल ऐप के थ्रू उसने कुछ पैसे लिए थे, लोन लिया था एक तरह से। आजकल आसानी से मिल जाते हैं, इंटरेस्ट रेट वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो मुझे फ़ोन आता है, ऑफिस में बैठा मुझे फ़ोन आता है कि आप इनको बोलिए कि ये इसकी EMI भर दें। मैंने कहा मुझे तो नहीं जानकारी इसके बारे में। तो फिर मैंने उससे बात की, उसने बताया कि मैंने यहाँ से पैसा लिया था, तो वो यानी कि ऐसे मेरा डेटा उसके पास। मैंने कहा तो मेरा नंबर क्यों दिया है? तो उसने बताया कि आपका नंबर नहीं दिया है, वो शायद डेटा में वो हम ऐप डाउनलोड करते समय सारा वो फ़ोन का पूरा डेटा उनके पास, पूरा फ़ोन का डेटा हो जाएगा और आपके जितने जानकार लोग होंगे उनके पास फ़ोन जाएगा, आपके सगे संबंधियों के फ़ोन जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, वो जो इस तरीके का मतलब तुरंत पैसा देने वाले, बिना डॉक्यूमेंट्स के आपको जो तुरंत पैसा देते हैं, वो बेसिकली क्योंकि उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हमेशा उनका ज़्यादा होता है। तो वो क्या करते हैं, अगर आप पैसे नहीं दे रहे हो मान लीजिए, या थोड़ा लेट हर इंसान हो जाता है, तो वो आपके इमेज को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। इमेज आपका डैमेज होगा तो आप निश्चित तौर पर उनको पैसा देने की तुरंत कोशिश करोगे। तो आपको डरा रहे हैं ना कि भाई समाज में आपकी बेइज्जती होगी या बाकी सारी चीजें। बिल्कुल। साइबर ठगी के जितने मामले, हालांकि ये तो साइबर ठगी की बात हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो डेटा निकाल रहे हैं इससे। हाँ, लेकिन आप जहां तक डेटा की पहले अगर हम बात करें, तो डेटा आप कभी भी सोशल मीडिया पर भी हम क्या करते हैं कि अपनी तमाम चीजें जो हैं शेयर कर रहे हैं बिना सोचे समझे, जबकि आपको पर्सनल डिटेल हमेशा लॉक रखना चाहिए। बिल्कुल, वो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जो है अपनी हर एक मूवमेंट को सोशल मीडिया पर डालते रह जाते हैं, अपनी फैमिली की डिटेल, अपने परिवार की डिटेल, अपनी डिटेल, सब कुछ हम कहीं ना कहीं उस पर भेजते चले जाते हैं। दूसरा क्या होता है, फिशिंग मेल, जिसका मैंने जिक्र किया था। फिशिंग मेल के जरिए भी कुछ लिंक्स ऐसे होते हैं जिसको हमने क्लिक किया, सारा डेटा चला गया, और डेटा हम उसमें कई बार क्या होता है कि उसमें कुछ ऑफर्स आपको स्कीम दिखाए जाते हैं, उसके लालच में फंस के आप उनको डेटा खुद ब खुद सरेंडर कर देते हो, खुद ब खुद उनको डेटा आप दे देते हो। तो ऐसी चीजों से आपको बचना है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, देखिए आप इतनी मतलब ये समझिएगा कि आपका कहीं भी सरकारी जो संस्थान है, वहां पर जब भी आपके आधार कार्ड को लिया जाता है तो लास्ट के कितने डिजिट रहते हैं? 4 डिजिट। बाकी सारे डिजिट क्या होते हैं? सही बात, वो पता नहीं चलता है, नहीं चलना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुल्लम खुल्ला सब कुछ डेटा हम दे ही दे रहे हैं, सब कुछ हम जो है दे देते हैं, और इसी का फायदा जो है साइबर ठग उठाते हैं। यहाँ पे समझना ये है, हमारा मकसद जो है, हमारे इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो ये है कि साइबर, चूंकि जाहिर तौर पर हम डिजिटल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम तकनीक से अछूते रहें। तकनीक का इस्तेमाल तो हम करेंगे, लेकिन चूंकि हम इतने टेक्नोसेवी नहीं हैं, हम आप या जो नॉर्मल लोग हैं, तो तकनीक को कैसे इस्तेमाल करना है ये जरूर हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज यहां पर यह है, मेरा लोगों से यही कहना है कि आपको अगर कोई लुभावने ऑफर दे रहा है, आपको कोई डरा रहा है, तो उससे सवाल जरूर पूछे, लालच में न फंसे, अपनी जानकारी किसी अनजान वेबसाइट, किसी अनजान
व्यक्ति लोगों तक न दें। और ओटीपी, जो मैंने कभी सबसे किसी बड़ी चीज हाँ कहा कि ओटीपी तो कभी भी शेयर ना करें। ओटीपी सबसे आसान तरीका है, मतलब एक तो सबसे आसान तरीका ओटीपी आपने बताई और अकाउंट खाली। बिल्कुल। कई बार एक चीज और आपको बताता हूँ, कई बार क्या होता है कि हमारा जैसे मोबाइल खराब हो गया साहब, हाँ ठीक, उन्हें बनने के लिए हमने बनने को दे दिया, हाँ। ठीक है ना। अब मैं ये नहीं कहता कि किसी सारे पर लोग संदेह ऐसे है, हाँ ऐसे हैं, लेकिन कई बार जब बनाते समय आपका पता है, जो जब वो इसमें सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा आपके कॉ- फोन का जो है कॉपी हो जाता है। कॉपी हो जाता है। तो ये भी एक मतलब आपको सजग रहने की जरूरत है। मेरा ये कहना है कि आपको सचेत रहना है, सजग रहना है। हम तकनीक से दूर नहीं रह सकते, लेकिन तकनीक का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। और कई बार जैसे खासतौर पे मेरा ये कहना है, खासतौर पे लोगों से, कई बार ना हम बहुत ज्यादा सचेत हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा मतलब इतना ज्यादा सचेत हो जाते हैं कि सजगता को छोड़कर हम ना अपने अंदर डर बसा लेते हाँ हैं। डरना भी नहीं है, हाँ, डरना भी सजग नहीं, रहना है। सजग रहना। जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया अपने चाचा वाला, जी अगर वो मैसेज को देखते तो शायद उनके साथ ऐसा पहले उनको पता चल जाता, भाई जाते सवाल पूछ लेते, हाँ हालांकि उनके पास मैसेज नहीं आए। एक चीज यहाँ पर और है, बैंक की भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिम्मेदारी, जवाबदेही तय करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि जो बड़ा अमाउंट या साइबर ठग जो हैं, वो उन बैंकों के, जो कि सरकारी बैंक हैं, हाँ जो कि गैर सरकारी भी जो हैं, लेकिन उनका एक बड़ा नाम है, बड़ा रेपुटेशन है, हाँ उन बैंकों से पैसा इस तरीके से चला जाता है। कहीं ना कहीं उनको अपने जो भी कस्टमर हैं उनसे कनेक्ट रहना चाहिए, हाँ बराबर ज्यादातर है। कोशिश करना चाहिए कि उनसे बात करें। और लोगों से भी मैं ये कहूंगा कि वो ज्यादा फोन पे नहीं बात करना चाहते तो अपने बैंक विजिट कर लें। भाई महीने, हाँ सही बात हफ्ते में एक बार आप बैंक चले जाओ, जी हमारा क्या है, ठीक है ना। खास तौर पे बुजुर्गों की बात बुजुर्गों करना। जिनके अकाउंट में पैसा हाँ, ठीक ठाक क्योंकि अमाउंट पड़ा देखिए, हुआ है। हम आप या जो युवा वर्ग है, या जो बाकी टेक्नो सेवी लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना अकाउंट या चीजें जो हैं वो चेक करते रहते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो ज्यादातर उन्हें डरा अगर और दिया जाए कि देखना जी, अपना ना मैसेज कोई भी आए तो खोलना मत, कोई भी चीजें ऐसे मत करना, तो वो डर ज्यादा जाएंगे। तो पता चला कि जो चीजें सही भी आ रही हैं उसको नहीं अरे देखेंगे। पिछले दिनों लखनऊ में एक केस आया था, वो फोन आता है, महिला थी शायद, फोन आता है उनको तो एक मतलब प्राइवेट जाना माना बैंक है, वो पहुंचती है वहाँ पे, उनके पास डिजिटल अरेस्ट के लिए या डराने के लिए आया। फिर बैंक के पास पहुंचती हैं तो एक महिला मैनेजर या पुरुष जो भी थे मदद किया, उसके बाद पुलिस को बताया जाता है। बाकी उनके अकाउंट में 50 से 70 लाख रुपए पड़े हुए थे। तो बैंक का उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने सही समय पे हमें जानकारी, वो बैंक पहुंच जाती हैं। हाँ, महिला थी, बुजुर्ग महिला ही थी आई थिंक। अरे मैं आपको अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। पहले क्या था, पहले क्या होता था, देखिए साइबर ठगी की शुरुआत कैसे, मैंने कहा ना नए नए तरीके पहले इजाद, हाँ हाँ इजाद करते पहले तो साइबर। ओटीपी और मैसेज वाला ही आया था। ओटीपी मैसेज, और दूसरा सबसे बड़ा तरीका था कि आप जैसे एटीएम में गए। हाँ मैं सेक्टर 16 की आपको घटना बताता हूँ। हाँ हाँ रात 9:30 बजे के आसपास सेक्टर 16 में मैं गया, कुछ चीज़ें मुझे खरीदनी थी। तो मैंने उनको कार्ड दिया, तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि कार्ड हमारे यहाँ मशीन नहीं चल रही है, सामने एटीएम है, हाँ वहां से जाके पैसे निकाल लीजिए। ठीक। मैं गया, मैंने एटीएम में कार्ड डाला, पैसे निकाले, और मैंने सामान लिया और मैं चला आया। फिर उसके बाद मैं सो गया, मैंने मैसेजेस नहीं देखे। दूसरे दिन शाम को अचानक मैंने मैसेज अपने देखे, तो 20,000, 30,000, 20,000, 30,000 एटीएम से करके। निकाले जा रहे हैं। हाँ, मेरे एटीएम से मुझे बिना पर, लेकिन थैंक्स टू बैंक हम्म, कि जब 140 निकल गया तो हाँ बैंक ने लॉक कर दिया, हाँ वहां पे अकाउंट को होल्ड होल्ड कर दिया। हाँ तो फिर भी भाई इतने पैसे निकल गए। फिर मैं गया मैंने तुरंत शिकायत की, बैंक में शिकायत की, एफआईआर दर्ज कराई, और 48 घंटे का जो पीरियड होता है उससे पहले मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक को सबमिट कर दिया। बैंक एक इंक्वायरी करती है कि गलती आपसे तो नहीं हुई। भाई एटीएम का इस्तेमाल मैंने किया तो मेरी गलती नहीं है, नहीं वो तो एटीएम के लिए एटीएम है। पे सुरक्षा गार्ड नहीं रखा तो वो बैंक की गलती है। ठीक। भाई इतना बड़ा बैंक है तो उसे अपने एटीएम पे सुरक्षा गार्ड तो रखना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। मैंने अपना ओटीपी किसी से शेयर नहीं किया, मेरे अगर एटीएम को क्लोन करके पैसे निकाले गए तो उसमें मेरी कहीं से गलती नहीं थी। बैंक की गलती है एक तरह से। 55 दिनों बाद हाँ। मेरा पूरा पैसा मुझे वापस मिला। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर आपकी गलती नहीं है
तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपका पैसा सिक्योर होता है, आपको पैसा बैंक देगा अगर उसके एंड से कोई फॉल्ट हुआ है। आप अपने एंड से कोई फॉल्ट न करिए, आप डरिए मत, आप सवाल पूछिए। और जब भी मैं डिजिटल अरेस्ट के केसेस की बात करूं, मैं जो बुजुर्ग दंपति हैं उनके बच्चों से ये कहना चाहूँगा, उनके परिवार के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि माँ बाप से बात करें, और जिसके भी बुजुर्ग अकेले रह रहे हाँ, हैं, जिसके भी बुजुर्ग अलग रह रहे हैं, माता पिता बच्चे बाहर हैं या हाँ, कहीं भी, हाँ, वो अपने घर वालों से उनसे बात करें, उन्हें बताए, ठीक है ना, कि भाई अगर ऐसी कोई चीजें आती हैं तो आप फौरन, जो पुलिस भी यही बात कहती है, प्रतिदिन टच में रहें, बातचीत करें सुबह शाम, इतना तो बिल्कुल। कर ही सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और समझना जरूरी है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज जो नहीं, है नहीं, है नहीं। कोई एजेंसी पुलिस के डिक्शनरी में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई वर्ड, कोई शब्द नहीं है। बकायदा वो आपको अगर कुछ है, एफआईआर है जो भी, तो नोटिस देगी आके आपको घर पे पहले आती है। बिल्कुल, अगर वो कहते जी पार्सल आया जी, हाँ। अच्छा ठीक है ना, पार्सल आया है, उसमें ना आपका आधार नंबर है, आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है जी, तो आप एक काम करो जी, हमें समन भेज दो, हाँ। ठीक है, हम आ जाए। वो कहें जी हम आपकी मदद करना चाह रहे हैं, अरे भैया जिसने आपको ना देखा है, जो ना आपका रिश्तेदार है, वो क्या ऐसा हो गया कि आपकी मदद करना चाह रहा है, तुरंत उसकी मंशा को आप समझिए कि कहीं ना कहीं यहाँ मंशा में खोट है। तो आपको थोड़ा सजग रहना है। बाकी सरकार आगे भी इस अगर हम बात करें, एजेंसियां तो हाँ, मिलकर इस पर काम कर रही है। कुछ दिनों बाद आपके जो यूपीआई है उसमें अलार्म का सिस्टम भी एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, लगातार अगर हम एडवर्टीजमेंट देखें, उसके जरिए भी लोगों को सजग रहने तो की, टेलीकॉम कंपनियां वो पहले आता है मैसेज कि इस कॉल को न उठाएं, हाँ, इस तरह से भी। और आप फोन को, सबसे बड़ी चीज है ना, फोन को आप जैसे भी आपके फोन पे हर एक मैसेज, हर एक जो वीडियोस या कोई भी लिंक जो हो, सस्पेक्टेड जो भी आपको लगे, उस पे आप एकदम क्लिक मत करिए, उसे ओपन मत करिए। कई ऐसे टिप्स हैं जिसको अगर हम आप जो है फॉलो करें तो निश्चित तौर पर इन साइबर ठगों से, इन जालसाजों से बचा जा सकता है। लेकिन कई बार क्या करते हैं कि हम वही मैंने कहा, डर और लालच, एक तो लालच देते हैं पैसे कमाने का, और एक डर आपको, इसके शिकंजे में फंसकर हम साइबर ठगों को अपना सब कुछ जो है गवा दे रहे हैं, गवा देते हैं। इसीलिए हम, जो लोग भी हमें देख रहे हैं, उनको भी हम वेद यही कहना चाहेंगे कि जो सरकार की गाइडलाइन है, अगर आपको कहीं संदेह हो रहा है कि नहीं आपको ना डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है या साइबर ठगी का आप शिकार हो रहे हैं, उस दौरान जो हेल्पलाइन नंबर है, आप फौरन उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। इतना ही नहीं, आपका जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां पर आप जाएं, और इन बिटवीन आप अपने रिश्तेदारों से, आप अपने जो करीबी लोग हैं उनसे बात करें। आस पड़ोस के जो लोग हैं, अगर मान लीजिए करीबी लोगों का फोन नहीं उठ रहा है या उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे संपर्क करें, उनको अपनी बातें बताएं, ताकि इन जालसाजों के शिकंजे में न फंस सके। और सबसे बड़ी चीज यही है कि जब आपने कोई गलती नहीं की है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और सीधी सी बात है, कोई एजेंसी, कोई पुलिस वाला, अगर आपको, भाई आपका एजेंसी के लिए आपके घर का एड्रेस निकालना, आप तक पहुंचना बिल्कुल आसान काम है, कोई टफ काम है ही नहीं है। अमूमन पुलिस ऐसा करती भी नहीं, एजेंसी आपको बुलाना है तो भैया वो आपके घर जाएंगे, जी आपका ये नोटिस है, चलो मेरे साथ, और रिसीविंग ले देनी होती है, सारे प्रॉपर तरीके से कार्रवाई होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये कोई कहे जी नहीं आपका लग रहा मिसयूज किया, अच्छा वो ये डिजिटल अरेस्ट में अक्सर क्या होता है ना, एक आदमी डराता है, एक आदमी कहता है जी बचा देंगे, हाँ बचा देंगे, लग रहा है यानी आपसे बातों से ऐसा लग रहा है कि ना आप सही लोग हो, आपके उस डेटा को मिसयूज किया गया है, कोई नहीं। अच्छा आप एक चीज और देखिए, जो भी केस होते हैं, जैसे पीछे क्या हुआ, पहलगाम आतंकी हमला हुआ, अब क्या करेंगे कि उस हमले से, कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग में जो है, उस हमले में आपके अकाउंट से पैसा हुआ है, आपका आधार कार्ड इस्तेमाल हुआ, हाँ, लेन-देन हुआ है, तो जो भी बड़े केसेस होंगे रिसेंटली, उनसे आपको डराने की कोशिश की जाती है कि आपकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट वहां पे है।
कहीं ना कहीं आप उसमें ये लग रहा है कि आप शामिल हो। जैसे ध्यान आपका बढ़ जाता है, आप सोचने समझने की शक्ति उस समय कम हो जाती है या जो भी हो, लेकिन उस समय आप ज्यादा कुछ सोच नहीं पाते हो और उनके चंगुल में आप फंस जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट में 2 फैक्टर होते हैं जो सबसे मेन है, हम्म, डर और तुरंत कार्रवाई। पहले डराते हैं और तुरंत एक्शन लेने के लिए कहते हैं। इसी के चक्कर में लोग फंसते हैं, इसी के चक्कर में लोग जो है वो अपना सब कुछ एक तरीके से हाँ, कहा हाँ, जा सही बात सकता है गवा देते हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि हम, चूंकि हमें 2 दशक से ज्यादा हो गया क्राइम रिपोर्टिंग करते करते, और ऐसे मामले हर रोज ही देख रहे हर हैं। रोज हम देखते हैं। नहीं तो कई बार मैं बताऊं आपको, मेरे पास भी कई बार ऐसे फोन आए, कई बार ऐसी चीजें आई। ऑब्वियसली वो इस तरीके से बिहेव करते हैं कि अरे अभी 1 घंटे में आपका नंबर बंद हो जाएगा जी। अब आदमी को लगेगा यार तो 1 घंटे नंबर में क्यों बंद हो जाएगा, नंबर से सारा कुछ जुड़ा हुआ सब है, कुछ जुड़ा बैंक हुआ है, है, पता UPI चला जुड़ा हुआ है। हमें ऑफिस जाना है, हाँ, हमारे कई सारे काम है, नंबर अगर बंद हो जाएगा तो हमारे काम रुक जाएंगे। उस चक्कर में लोग जो है धीरे धीरे उनसे बात करना शुरू कर देते हैं, और वो धीरे 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 कर कर अपने झांसे में आपको लेना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से लोग अपना सब कुछ गंवा देते हैं। तो मेरा दर्शकों से अपने यही कहना है कि लोग होशियार रहें, सजग रहें, डरे नहीं, लुभावने ऑफर में एकदम न फंसे, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको 2 गुना 3 गुना पैसे दे देगा। कोई आपका ऐसा हितैषी नहीं है, कोई लकी ड्रॉ जो है वो ऐसा नहीं निकल रहा है। जिसको आपने अप्लाई नहीं किया वो लकी ड्रॉ आपका निकल कैसे जाएगा, सबसे बड़ी बात यह है। कोई आपका ऐसा पार्सल नहीं आया है जिसमें बहुत सारे गिफ्ट हैं। कोई आपने ऐसा जुर्म नहीं किया है जिसको लेकर आपको एजेंसी जो है वो परेशान कर रही है। जब भी इस तरीके के फोन, इस तरीके के कॉल्स, इस तरीके के मैसेज आपके पास आए, आप सवाल जरूर पूछें। जब आप सवाल पूछेंगे तो निश्चित तौर पर आप इनके शिकंजे में नहीं फंसेंगे। क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही क्राइम के दिलचस्प किस्सों के साथ। नमस्कार।